हमारे यहाँ सभी लोगों का मानना है कि अगर कोई घर काफी सालों से बंद हो और उस घर में समय समय पर पाठ पूजा ना किया जाए तो उस घर में आत्माएं अपना डेरा जमाना शुरू कर देती हैं। लेकिन मैं इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था और साथ ही साथ मैं भूत प्रेत इन सब बातों को नहीं मानता था। मगर इस घटना के बाद इन सारी बातों को मैंने मानना शुरू कर दिया। इन सारी बातों को सुनकर मेरा शरीर पूरी तरह से कांपने लगता है। साथ ही साथ मैंने उन सब जगह पे जाना छोड़ दिया जहां पर भूत प्रेत की बातें होती थी। इस घटना ने मेरे दिलो दिमाग पर एक अलग सा छाप छोड़ी थी जिसे मैं अपने जीते जी कभी नहीं मिटा सकता। ट्रेन काफी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी मेरे बगल वाली सीट पर बैठे मेरे भाई ने मुझसे कहा, भैया हम कब तक वहां पहुंच जाएंगे। यानी कि मेरे बड़े भाई के मुंह से ये सुनते ही मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त करीब रात के 8 बजे होंगे। इस पर मैंने अपने भाई अनिल से कहा, हम लोग बस आधा घंटे में पहुंच जाएंगे। असल में हम दोनों अपने गांव मिराजपुर जा रहे हैं। पहले हम लोग अपने गांव मिराजपुर में ही रहते थे, मगर आज से ठीक 10 साल पहले मेरी नौकरी शहर में लग जाने के कारण हम लोग सभी परिवार के साथ वहां चले गए थे। तब से इस गांव में कोई नहीं आया और आज हम दोनों 10 साल के बाद अपने गांव वापस जा रहे हैं। साथ ही साथ 10 सालों से हमारा गांव का घर पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ी चली गई, जिसके साथ ही हम भी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले गए। खैर, आधा घंटा और ट्रेन में बिताने के बाद हम अपने गांव के स्टेशन पर उतरे। तो गांव के स्टेशन पर उतरते ही मैंने मन ही मन में कहा, इतने सालों में भी गांव जरा नहीं बदला। मगर हाँ, रात के वक्त लोगों की चहल पहल थोड़ी जरूर बढ़ गई है। स्टेशन से हमारा गांव करीब 5 किलोमीटर दूर था, तो हमने वहां जाने के लिए किसी सवारी की जरूरत पड़ने वाली थी। इसलिए हम बाहर निकलकर एक सवारी की तलाश करने लगे। तो हमने देखा कि बाहर काफी सारी दुकानें खुली हुई थी। पहले तो रात के 9 बजे सारे गांव में एकदम सन्नाटा छा जाता था, पूरा वीरान हो जाता था। लेकिन अब लोगों की थोड़ी चहल पहल देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा था। अभी हम स्टेशन से बाहर निकले ही थे कि तभी पीछे से किसी ने आवाज आई, कहाँ जाना है भाई साहब। उस आवाज को सुनकर हम दोनों भाई ने पीछे मुड़ के देखा कि एक आदमी ऑटो के पास खड़ा है। उस आदमी को देखते ही हम समझ गए कि वो ऑटो वाला है। इस पर मैंने ऑटो वाले से कहा कि मुझे मिराजपुर जाना है। इस पर ऑटो वाले ने कहा, हाँ चलिए मैं छोड़ देता हूं। जिसके बाद हम दोनों भाई उसके ऑटो में बैठ गए। हमारे बैठते ही उस ऑटो वाले ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। पहले हमारे गांव में ऑटो नहीं चलते थे, मगर अब हमारे गांव में ऑटो भी चलने लगे। इस पर मैंने ऑटो वाले से कहा, अरे भाई साहब यहाँ ऑटो कब से चलने लगे। जिस पर ऑटो वाले ने कहा कि यही करीब 2-3 साल पहले से चल रहे हैं, आप लोग काफी सालों के बाद आए हैं शायद। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी बात उस आदमी को बताई। मेरी बात सुनने के बाद उस ऑटो वाले ने कहा, भाई साहब आपका घर तो काफी सालों से बंद है, तो अचानक आपका वहां रुकना ठीक नहीं होगा। इतना बोलकर वो ऑटो वाला चुप हो गया। मैं इन सब बातों पर शुरू से ही विश्वास नहीं करता था, तो मैंने भी उस ऑटो वाले की बात पे ध्यान नहीं दिया। करीब आधा घंटा और इंतजार करने के बाद ठीक रात के 9:30 बजे हम उस ऑटो से उतर गए और अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। काफी सालों से घर में कोई भी नहीं रह रहा था। बाहरी दीवारों पे धूल की मोटी परत जम चुकी थी। घर के बाहर का ही दृश्य को देखकर घर के अंदर का माहौल हमारे दिमाग में खुद ब खुद आने लगा। तभी हमें वहां से कुछ आवाज आ रही थी। उस आवाज को ध्यान से सुनने पर पता चल रहा था कि वो आवाज हमारे घर के पीछे से आ रही है। इस पर मैंने अपने भाई से कहा, जरा तू रुक, मैं देख कर आता हूँ कि कौन है। इतना बोलकर मैं चलते हुए उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात तो पहले ही काफी हो चुकी थी, जिस कारण से चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वे भी इतना घना अंधेरा कि आगे का नजर भी नहीं आ रहा था। मुझे तो कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रेत कीड़ों की आवाजें भी उस माहौल को और ज्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, किसी तरह चलकर मैं उस घर तक पहुंचा और इधर उधर आवाजों को तलाशने लगा। जब कुछ देर इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद मुझे कुछ नहीं दिखा तो इसे मैं अपने मन का वहम मानकर वापस आने लगा कि तभी मेरी नजर जमीन पे पड़ी। तो नीचे का नजारा देखकर मैं थोड़ा हैरान जरूर हो गया, क्योंकि नीचे काफी सारी हड्डियां गिरी हुई थी।
मगर इतनी सारी हड्डियां यहाँ आई तो आई कैसे? साथ ही साथ ये सारी हड्डियां किसकी हैं? ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। खैर, मैं वहां थोड़ी देर खड़ा होकर वापस अपने भाई के पास आया। साथ ही मन तय कर लिया कि ये हड्डियों वाली बात अपने भाई को नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है वो ये बात सुनकर डर जाए। जिसके बाद हम घर के अंदर दाखिल हुए तो घर के अंदर जगह जगह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। रात काफी हो जाने के कारण हम भाइयों ने तय किया कि आज की रात हम एक कमरा साफ करके उसी में सो जाएंगे। और ठीक वैसे ही हुआ। हम दोनों ने मिलकर फटाफट से एक कमरा साफ किया और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए। काफी लंबा सफर तय करने के कारण बिस्तर पर लेटते ही हमारी पलकें भारी होने लगी और देखते ही देखते नींद ने हमें कम अपनी आगोश में ले लिया। हमें पता ही ना चला। जब मेरी आंख खुली तो मुझे हल्के होने की जरूरत महसूस हो रही थी। मैंने बर्दाश्त करने की काफी कोशिश की, मगर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मुझे उठना ही पड़ा। जिसके बाद मैं उठा और हल्का होने के लिए बाथरूम में गया। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी मुझे किसी के चबाने की आवाजें सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आवाज आ कहां से रही है। हल्का होने के बाद मैं उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। आखिर ये किस चीज की आवाज है? वे आवाज एक दूसरे कमरे से आ रही थी। तो मैं चलकर उस कमरे के दरवाजे पे गया तो दरवाजे पे जाकर कमरे के अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठकर इंसानों की हड्डियां चबा रहा था। वो हड्डियां ताजी थी, क्योंकि उन हड्डियों से खून भी टपक रहा था। साथ ही साथ उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा मौत से भी ज्यादा डरावना था। ये देखकर मैं समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है, और अगर हम यहाँ रुके तो ये शैतान हमें भी मारकर खा जाएगा। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने भाई के पास गया और उसे लेकर सीधा घर से काफी दूर भाग गया। तो इस तरह उस रात हम दोनों भाई मरते मरते बचे।